Hello students, today we are going to start chapter 8 electrical power and household circuits. So in this chapter we will talk about electrical power कि अभी तक हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि वायर में किस तरह से करंट फ्लो करता है। जब आपके चार्जेस फ्लो करते हैं तो मीन्स वहाँ पे करंट का प्रोडक्शन होता है एंड करंट फ्लो होता है तो उसके लिए फिर रेजिस्टेंस क्या होता है वायर का, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब ये डिस्कस करेंगे कि पावर हमारे घरों में, हमारे घर में जब हम उसका यूज करते हैं, हम कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ रिसर्च होती है तो वो किस लिए होती है कि उससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है, उसका हम अपनी लाइफ में क्या यूज करते हैं। ठीक है, उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग अपने रेगुलर लाइफ पे यूज़ करते हैं। तो रेगुलर लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे करते हैं? हमारे घरों में वायरिंग होती है, जब भी कोई नया मकान बनता है तो वहाँ पर वायरिंग होती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए घर में तो उसके लिए क्या होती है, घर की वायरिंग होती है। तो घर की वायरिंग किस तरीके से होती है, उसमें क्या क्या अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, किस तरीके से उसको सेफ्टी, घर को सेफ्टी देने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर को निकालने से पहले आपको वर्क डन या फिर एनर्जी पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज पावर क्या होता है, जनरली पावर किस तरीके से डिफाइंड होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये होता है कि पावर इज इक्वल टू W/T। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर आप वर्क डन समझिए। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन मीन्स जब आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज का जब फ्लो होता है आपके वायर में, इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी फ्लो करती है तो उसकी वजह से चार्जेस के फ्लो होने से, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव होने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। देखो, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का वो किस पोजीशन में है या वो किस स्टेट में है, उस पर डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट का एनर्जी होता है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंपली जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फ्लो होने की वजह से उनके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सो हाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जब चार्जेस फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कैलकुलेशन हम से करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या आएगा। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ बहुत जगह करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उसका हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हीटर से क्या करते हैं, हीटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में चेंज किया जाता है। लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका साउंड एनर्जी में चेंज होता है। इलेक्ट्रिकल लैंप होता है, उसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, तो अलग अलग अप्लायंसेस यूज़ करके हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हैं और उसका हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो होने के लिए जो वर्क डन होगा, है ना, दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन W। एंड W किसका W होगा? जो चार्जेस आपके फ्लो होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उनका जो वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू QV। वर्क डन इक्वल टू QV क्यों होगा? V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, देन W विल बी इक्वल टू QV। ये रिलेशन हमने करंट चैप्टर में डिस्कस किया था कि आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर आपका V का वैल्यू कितना होता है, V इक्वल टू W/Q होता है। V इक्वल टू W/Q होता है, देन W विल बी इक्वल टू QV। तो यहाँ से हमें चार्जेस के फ्लो होने पे जो वर्क डन होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी E। देन व्हेन W विल बी इक्वल टू QV एंड Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। वाई? आपका करंट इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स I इज इक्वल टू Q/T, देन Q विल बी इक्वल टू IT। तो इस फॉर्मूले में आपने Q की प्लेस पर IT पुट कर दिया है। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी E विल बी इक्वल टू IVT
और अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ से वैल्यू पुट करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर जब वैल्यू पुट करेंगे देन V इक्वल टू आई आर पुट कर देंगे, देन ये फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और अगर इस फॉर्मूले को हम V और R के टर्म में लिखें देन दिस फॉर्मूला विल बी E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। तो ये फॉर्मूला आई वी के टर्म में है, ये फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला आपका आई और आर के टर्म में है, एंड थर्ड फॉर्मूला ये आपका वी और आर के टर्म में है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है। ओम्स लॉ के हिसाब से वैल्यूज़ को पुट किया गया है, इसको 3 फॉर्म में लिखा गया है। 3 फॉर्म में ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में आई और वी की वैल्यू गिवन है, देन आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको वी और आर की वैल्यू गिवन है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मैं जिस तरीके से वैल्यूज़ आपको नोन होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला मिल गया E इक्वल टू आई वी टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाई आर टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला मालूम चल गया है, वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन W। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वैल्यू पता है, वर्क डन के लिए वैल्यू पता है, तो हम इलेक्ट्रिकल पावर के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट कर देंगे। पावर क्या होता है आपका, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, तो जो चार्जेस फ्लो होते हैं तो उनका जो वर्क डन होता है वो वर्क डन का जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर P। सो P विल बी इक्वल टू W बाई T, ठीक है। एंड W की वैल्यू क्या होती है, QV, और Q की वैल्यू पुट करेंगे IT, देन W विल बी इक्वल टू IV T डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो यहाँ से T कैंसिल आउट हो जाएगा, P के लिए फॉर्मूला आ जाएगा P इक्वल टू IV इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फॉर्मूला आपका ओम्स लॉ से आपका जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगा न्यूमेरिकल में उस हिसाब से उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म है आपका, फर्स्ट ये आई वी के टर्म में है, सेकंड आई आर के टर्म में है, एंड थर्ड फॉर्मूला आपका वी एंड आर के टर्म में है। तो E इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल टू होता है आई वी टी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम दैट विल बी इलेक्ट्रिकल पावर, देन P विल बी इक्वल टू आई वी। एंड इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, एंड वॉट विल बी इक्वल टू जूल पर सेकेंड। वाई W का यूनिट क्या होता है या फिर एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल डिवाइडेड बाई टाइम का यूनिट सेकेंड, देन यूनिट ऑफ पावर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर विल बी इक्वल टू जूल पर सेकेंड, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू वॉट। इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर की अदर यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है, किलो वॉट हो जाता है। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को और जो यूनिट्स हैं उनको पुट करते हैं कि हमें कब कहाँ पे कौन सी यूनिट लेकर चलना है। अगर आपकी सारी वैल्यूज़ एसआई सिस्टम में है तो आपने यूनिट भी, आपने पावर की भी यूनिट एसआई में लेके चलना है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स में जो यूनिट्स हैं वो सीजीएस में है तो आपके पावर के लिए भी जो आप आंसर निकालोगे वो सीजीएस में ही आंसर निकालोगे। नेक्स्ट इज पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं, चाहे वो हीटर हो गया है, ठीक है, या फिर आपका ये माइक्रोवेव हो गया है, तो या फिर इंडक्शन हो गया है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं उनका एक पावर रेटिंग होता है। वो पावर रेटिंग आपका VP के टर्म में होता है, VP के टर्म में मीन्स आपका ले देंगे 220 वोल्ट, 40 वॉट। इस तरह से अगर किसी चीज़ का पावर रेटिंग कर दिया गया 220 वोल्ट, 40 वॉट, तो 220 वोल्ट क्या होता है आपका वोल्टेज V होता है, एंड आपका पावर जो आपका ये 40 वॉट दे दिया गया है या फिर कोई भी किलो वॉट में दे दिया जाए तो वो आपका क्या होता है, पावर होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का आपका पावर रेटिंग VP के टर्म में होता है। तो मीन्स अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग किया गया है V, P के टर्म में, तो आप वहाँ से उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस R, I और इलेक्ट्रिकल एनर्जी E की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होगा, आपने ये पावर के लिए फॉर्मूला निकाला है ना, पावर के लिए फॉर्मूला निकाला है, तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को देखो P इक्वल टू क्या IV, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू हो जाएगा P बाई V। तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग किया गया है और V और P की वैल्यू गिवन है, V और P की वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से आप R, I और E की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने इससे पहले जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसी से आपके सारी वैल्यू आ जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको अलग से दिया गया है उसका मीनिंग बस यही है
कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका एक पावर रेटिंग किया जाता है और वो V और P के टर्म में होता है। और V और P के टर्म में पावर रेटिंग किया गया मीन्स आपको पावर P, इलेक्ट्रिकल पावर P और वोल्टेज V की वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से आप R, I और E की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका आपका करंट कितना उसमें फ्लो करेगा, या फिर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, तो यहाँ से आप ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले से आपका I के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा P/V, ठीक है। रजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होगा, देखिए रजिस्टेंस वाला ये फॉर्मूला है P और V के टर्म में, P इक्वल टू V²/R है, तो यहाँ से R के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा V²/P, R इक्वल टू V²/P। E इलेक्ट्रिकल एनर्जी E के लिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू होगा PT, आपका फॉर्मूला P इक्वल टू क्या W/T है, एंड दिस W विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी E, देन P विल बी इक्वल टू E/T, एंड यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी E के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, E इक्वल टू PT। मीन्स किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग VP के टर्म में किया गया है, तो वहाँ से आप उस अप्लायंस का R, I और E इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आपके 3 तरह के इफेक्ट होते हैं, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है, एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ टेम्परेचर का भी इंक्रीज होता है कि नहीं होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ हीट भी जनरेट होता है, और किसी भी अप्लायंसेज में या वायर में जो हीट होता है वो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। देन हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट H विल बी इक्वल टू W एंड दैट विल बी सेम एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू I²RT, I²RT। तो आपका वर्क डन W के लिए फॉर्मूला क्या था, W के लिए फॉर्मूला था ना आपका W इक्वल टू QV एंड दैट विल बी इक्वल टू ITV, एंड वहाँ पे उसको हम I और R के टर्म में लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा I²RT। दिस इज वैल्यू ऑफ हीटिंग इफेक्ट और हीट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउस वायरिंग। हमने बात किया कि सर्किट है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी होता है, ठीक है। उस एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका अपने हिसाब से यूज करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, ठीक है। हीट का मेजरमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट होता है, और उसका किसी भी अप्लायंस का, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मार्केट में मिलते हैं या जिनका आप यूज़ करते हैं, उनका एक पावर रेटिंग होता है। तो उस पावर रेटिंग से किसी भी अप्लायंस का, किसी भी अपरेटस का आप करंट, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि घर में जब इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी बनती है, मान लीजिए किसी भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के पावर हाउस से आपके घर तक वायरिंग की जाती है ना, वायरिंग होती है कि नहीं होती है। पहले क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मेन जहाँ पे आपका पावर स्टेशन है, वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो मेन पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन जो होता है आपका, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड सब स्टेशन पे पहले भेजा जाता है, उसके बाद उसको मेन सब स्टेशन पे भेजते हैं, फिर उसके बाद वो बीच में एक उसका कम्युनिकेशन इंटरमीडिएट होता है, जिससे कि आपके सिटी के सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। और सिटी में जब आपका एक सब स्टेशन, एक पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके बाद उसको इंडिविजुअल हर एरिया में कंज्यूमर तक उसको पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से पावर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हर जगह, जैसे पूरे इंडिया में या फिर पूरे इंटरनेशनल हर जगह ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो मान लीजिए कि पावर हाउस हर जगह तो नहीं है कि जहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो जहाँ पे जैसे कि NTPC का प्लांट है, NTPC के प्लांट में अगर पावर का प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वहाँ से अलग अलग जगह के ग्रिड सब, पहले उसके बाद ग्रिड सब स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, उसके बाद मेन सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, हर एक सिटी के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट सब स्टेशन होता है, और इंटरमीडिएट सब स्टेशन के बाद हर सिटी में NTPC से किसी एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए दे रहा है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी पूरे ओवरऑल यूपी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उसके बाद क्या होता है, वो हर एक सिटी में वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन से। अब जब हर एक सिटी में, मान लीजिए कि इलाहाबाद में
आ गया है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलाहाबाद का जो पावर हाउस है वहाँ तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुँच गई है। अब इलाहाबाद में जब सिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ आ गई है तो यहाँ से अब इसको कंज्यूमर तक, इंडिविजुअल हर एरिया तक इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक एरिया का एक अपना क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि आपका भी जो एरिया है, आपका मोहल्ला है, हर एरिया का एक अलग अलग ट्रांसफार्मर होता है। तो सिटी सब स्टेशन से हर एरिया के अलग अलग ट्रांसफार्मर तक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब जब हर एक एरिया में ट्रांसफार्मर तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, अब वहाँ से उस ट्रांसफार्मर से अलग अलग हर एक घर में आपका पावर लाइन को बिछाया जाता है ना, इलेक्ट्रिकल वायर को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहाँ से करंट आता है। अब जब हाउस में करंट आ गया तो हाउस में क्या होता है, हाउस में वायरिंग होती है। तो जब हाउस में वायरिंग होती है तो वहाँ पे 3 तरह की वायर यूज होते हैं। आपके घर में जब वायरिंग की जाती है तो वहाँ पे 3 तरह के, अब आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, अब अपने घर में, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिला है, जहाँ पे आपका मीटर लगा हुआ है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आपके मीटर तक आती है। जब मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, अब वहाँ से आप अपने घर के, अपने रूम के अलग अलग, अपने घर के अलग अलग रूम में, अलग अलग एरिया में आप जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जब घर की वायरिंग होगी तो वहाँ पे 3 तरह के वायर यूज होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। 3 तरह के वायर यूज होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। आज के टाइम पे इनका कलर, अब इनको अलग अलग कलर से इनको पहचाना जाता है। तो लाइव वायर को रेड कलर से, लाइव वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर आपका ब्लैक कलर का होता है और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह के 3 वायर्स होते हैं और इन तीनों वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक कमरे में, ठीक है, जहाँ से फिर आपका वायरिंग होता है, फिर स्विच और प्लग तक आपका क्या आता है, इन तीनों वायर्स को भेजा जाता है, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, जो प्लग है आपके फ़ोन का, जो चार्जर है, उसको आप स्विच पे लगाएंगे और वहाँ से आपको करंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से और अलग अलग अप्लायंसेस जो हैं, लाइट हो गया है, एलईडी हो गया है, फ़ैन हो गया है, तो हर एक अलग अलग अप्लायंसेस तक इन 3 वायर्स को भेजा जाता है। एक आपका होता है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। 3 वायर्स का जो वायरिंग होता है उसका दो तरह के सिस्टम होते हैं। तो हाउस वायरिंग के 2 सिस्टम होते हैं, ट्री सिस्टम एंड रिंग सिस्टम। तो जो आपका इफ़ेक्टिव और अच्छा सिस्टम होता है जिससे कि आपका एनर्जी का लॉस कम होता है और आपके घरों में जिस तरह की वायरिंग होती है वो होता है आपका रिंग सिस्टम। ट्री सिस्टम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ट्री सिस्टम की में कॉस्टिंग ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है। ट्री सिस्टम में क्या होता है, अगर आपको कमरे में, आपको जो मेन आपका लाइन है वहाँ से आपको हर एक कमरे के लिए अलग अलग वायरिंग करनी होती है, अलग अलग वायर ले जाना पड़ता है हर एक कमरे के लिए, ठीक है। लेकिन रिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका एक ही वायर होता है, उसी वायर से को हर एक कमरे तक पहुंचाया जाता है और एट लास्ट में वो वायर आके जो मेन जहाँ से वायर आपका स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आके वो फिर वापस कनेक्ट हो जाता है। तो आपका जो रिंग सिस्टम, वहाँ पे एक रिंग सिस्टम में क्या होता है, एक कंप्लीट रिंग बनती है और आपका क्या होता है, इसमें वायर का जो कॉस्ट लगता है वो कम लगता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसमें एनर्जी का लॉस कम होता है। तो जो आपका इफेक्टिव सिस्टम है हाउस वायरिंग का वो है रिंग सिस्टम। ट्री सिस्टम में क्या होता है, हर एक रूम के लिए अलग अलग वायर निकल आता है, मीन्स डिफरेंट ब्रांच लाइन्स होती हैं, अलग अलग लाइन, अलग अलग हर एक अप्लायंस के लिए, हर एक रूम के लिए अलग अलग वायरिंग, उसके लिए वायर का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए ट्री सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और जो आपका घरों में मेनली सिस्टम यूज होता है वो होता है आपका रिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे रिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ रिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थैंक यू।